अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़रीद रईस। नाज़रीन, आबादी के लिहाज से हर शहर में पार्क्स यानी बागों की तादाद बहुत थोड़ी है। इन चंद एक बागात में सैर करने वालों को तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आइए देखते हैं आज पार्क में क्या गुफ्तगू हो रही है। शुक्र है पार्क का रश आहिस्ता आहिस्ता वापस आ गया है, वरना सर्दी में तो इक्का दुक्का लोग ही नजर आते थे। ओ तैमूर साहब, इस दफा सर्दी तो इतनी पड़ी नहीं है मेरी जान। वो तो ऐसे ही घर वाले एहतियातन कहते थे कि ना जाओ, क्योंकि बंदा जब सर्दियों में पैक शैक होके आ जाता है ना जी घर से जी तो इधर आके बाग के 2 चक्कर लगाता है तो इस किस्म के पसीने आते हैं हाय, कि फिर बेध्यानी में बंदा मफलर टोपी जैकेट उतार लेता है और ठंड लगवा बैठता है। हाय। और शेख साहब, सर्दियों में तो चलो सर्दी की वजह से नहीं आते रहे लोग, मगर अब ये शादियों की वजह से बाग का बेड़ा गर्क हुआ है। क्या? इस उम्र में शादी करवा रहे हो गर्देजी साहब? तैमूर साहब, जितने आप खुद मोटे हैं ना, अकल भी आपकी उतनी मोटी है। और गर्देजी साहब का कहने का मतलब ये है कि शादियां इतनी हुई हैं कि वॉक का सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ जी, शादियों में तो लोग बड़ा गंद डाल जाते हैं पार्क में। ये देखें, कूड़ा इकट्ठा करके 2 शापर मेरे पास कोई रख गया। हाय। और मेरी जान, यहाँ जो नहीं लिखा हुआ कि कूड़ा इसमें डालें, फिर वो बाहर ही ढेर लगा गए। और लिखा भी होता ना कूड़ा इसमें डाले, तो अब लोगों का मिजाज ही ये बन गया हुआ है। घर से चल के दूर डस्टबिन तक कूड़ा लेके आते हैं और डस्टबिन के अंदर फेंकने की बजाय बाहर ही रख के निकले जाते हैं। बिल्कुल। वो शेख साहब, ये तो हमने आगे शापर कूड़े से भरे हैं। अच्छा जी। इतने जालिम लोग हैं, शादियों पे करोड़ों रुपए लगा देते हैं, कूड़े पे 2-3 हजार नहीं लगाते। हाय। आप लोग बिल्कुल सही चीख रहे हैं। बागात पर सबसे बड़ा जुल्म ही यही है कि यहाँ शादियां अरेंज करने की इजाजत दे दी जाती है। बिल्कुल। जी सर, जी सर, आप हैरान होंगे फरीद भाई, हम तो आते रहते हैं रोज बाग में। जब शादी होती है ना जी, तो अगले दिन चूंकि टेंट शेंट उतर गए होते हैं जी, और जमीन देख के लगता है यहाँ से हलाकू खान गुजरा है। हाय। बिल्कुल सही कहा आपने। गुजर गया हलाकू खान, लेकिन उसके बाकियात अभी भी पड़े हुए हैं। मेरी शादी जब हुई थी ना, काली आंधी आई थी उस दिन। और यार, काली आदि ठीक रहती है, उसमें हड्डियां तो नहीं ना होती। सादी शादी है ना, उसमें तो हड्डियां ही हड्डियां हर तरफ फैली होती हैं। बुरी बात। शापर, गंद। हाय। आप देखें मोहल्लों में भी यही हालत है। बिल्कुल। करोड़ों रुपया घर पे लगा देते हैं और अगर इलाके के लोग कहें ना जी 500 रुपया कूड़ा उठाने का दे दिया करें, जी। वो नहीं देते। बिल्कुल। बिल्कुल। मैं मर गया। आए अल्लाह खैर करे। कुर्बानी मेरा ख्याल है मकरू हो गई है, बकरे दी लाते को डांग मार गया। मैंने तो लगता खावर साहब ने मंगना शुरू करता है। तुमने मुझे बड़े 500 के नोट दे दिए हैं। यानी उन्होंने ये बताया है कि अगर मैं मांगूं तो 500 से कम ना देना। तैमूर साहब, थोड़ी सी जगह देना। मर गया। हाय। ओ भाईजान, आप अगर इतनी तकलीफ में थे तो पार्क में क्यों आए हैं? किसी अस्पताल में जाना था। और क्या? ओ जी, आया तो ठीक ही था, इधर पार्क में आके हड्डी पाँव पे चुभ गई है। अल्लाह खैर करे, शुक्र करें पाँव से आर पार नहीं हो गई, वरना जितना छोटा कद है तली में से घुसनी थी और मगज से बाहर आ जानी थी। भाई, अपने अपने नसीब दी बात है भाईजान। सानू ਜਦੋਂ भी हड्डी चुभी है, दाढ़ नहीं चुभी। तैमूर साहब, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾੜ ਦੀ ਚੁਬਣੀ ਢੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮੂੰਹ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਦਾ ਤੇ ਐਸਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੈਮੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਾਥੇ ਦਾ ਲੈਂਟਰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬਜਰੀ ਘੋਲ ਕੇ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ। यार, आप लोग तो तैमूर साहब के पीछे पड़ गए। मामला तो वाकई बड़ा सीरियस है। पार्कों में शादियों की इजाजत देना पार्कों को तबाह और बर्बाद कर देने के मुतरादिफ है। हाँ जी। जी हाँ फरीद साहब, मसला ये है कि लोग पार्कों की इजाजत ले लेते हैं, बागों के अंदर शादी करने की इजाजत सिफारिशों से ले लेते हैं, मिन्नतें करके ले लेते हैं जी। और कहते तो यही है बज़ाहिर के जी सिर्फ टेंट लगने हैं इतनी सी जगह पे, दैट्स इट। हाँ हाँ। मगर जब शादी का सिलसिला शुरू होता है तो सबसे पहले तो किले ठोक ठोक के टेंट लगाने के लिए सारी ग्राउंड में टोए बना देते हैं। बिल्कुल। उसके बाद उनको बारबेक्यू के लिए, तंदूर के लिए गर्मा गर्म रोटियां चाहिए होती हैं, जो उसके लिए अलहदा जगह चाहिए, बिल्कुल। हाँ जी। वो सारी बर्बाद।
उसके बाद जब हम लोग खाना खाते हैं तो जो मुंह से बचा है, जो प्लेटों में बचा है, वो सारा जमीन पे। हमें ये होता है ग्राउंड है, इसका क्या है, कोई ऐसी बात नहीं। बिल्कुल। और असल जो तबाही होती है ना जी, वो गाड़ियों की पार्किंग से होती है। भाई तंबू तो आपने लगा लिए इतनी सी जगह पे, हाँ मगर जब आपकी गाड़ियां सारे पार्क में आके पार्क होती हैं जी, और उनसे जो घास तबाह होता है, हाय हाय, मंजर ही अजीब हो जाता है। आए हाय। बिल्कुल। बज़ाहिर तो शादी जो है वो चौथे हिस्से में हो रही होती है, हाँ मगर जब खत्म होती है तो पौना बाग तबाह हो गया होता है। जी जी, बज़ाहिर तो शादी खाना आबादी होती है, मगर पार्क के लिए ये बर्बादी होती है। बिल्कुल। हाय अब्बा जी। ओ खावर साहब हड्डी तानू चुभी है कि अब्बा जी नु चुभी है? ना यार, बेचारा नन्ना मुन्ना है वो, हड्डी जब पाँव में चुभी है तो उसके साथ ऐसे लिपट गया है जैसे ड्रम स्टिक नहीं पड़ी होती। वैसे शेख साहब, वो आप सब चीजें छोड़ें, जो आपने बारबेक्यू और तंदूर और गरम गरम रोटियों का जिक्र किया, वो सुन के तो मेरे मुंह में पानी आ गया। आए वाह वाह। माशाल्लाह, पानी तो इतना आता है तैमूर साहब के मुंह में, इतना पानी अब रावी दरिया में नहीं है। तैमूर साहब का नाम मुगलों वाला है और भूख गरीबों वाली है। तो माशाल्लाह खा खा के एडे चौड़े हो गए ने ते पोनी करते ने, इंज लगदे WWF वाले भगवान दी अम्मी बैठी। ओहो हाय ताया जी। सारे मरे बंदे नु याद कर रहे हो, किसी जिंदा बंदे का भी नाम लवो। छोटी जी खावर साहब नु हड्डी चुभी है ते पूरा खानदान इकट्ठा करी जान दे। मेरा ख्याल है खानदान हड्डियां कट्ठियां करने वास्ते इकट्ठा कर रहे थे। वैसे माफ करना, ये बिखरी हुई हड्डियां आप लोगों को बुरी लगती हैं, मुझे ये खाने की फैली हुई खुशबू से महसूस हो रहा है कि इनका मेन्यू अच्छा था। वाह 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 वाह, तैमूर साहब दी कुत्ता सुंग बहुत अच्छी है। हाय मामू जी। अच्छा, दूर दूर के रिश्तेदार याद कर रहे हैं, मेरा ख्याल है भरजाई ने इन्होंने पूछ दी। लो जी, मैनू लगदा है खावर साहब नू ज्यादा दर्द है, मैं इन्हां दा ताया चाचा लैके आना। ओ गुरदेवी साहब, जे सेहत इजाजत देवे तो वापसी का 2 जूस पड़ी लियाना। ये है वो जगह, यहाँ पे स्टेज लग जाएगा और सामने टेंट लग जाएंगे। हाँ बाग के गेट से लेके यहाँ तक रास्ते के दाएं बाएं लाइटें लग जाएंगी। ओके डन, पीएचए वालों से मैं मंजूरी ले लूंगा। लो, पहली सफाइयां मुकम्मल नहीं हुई हैं और नया स्यापा आ गया है। हाय, खाला जी, आपने पार्क में शादी जरूर करनी है, कोई शादी हाल बुक करवाएं। खाला जी, आपको ना इस बाग में आने की बजाय किसी आंखों के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आपसे आधी उम्र की हूं मैं और आप मुझे खाला जी कह रहे हैं। ओ जी माजरत चाहते हैं सिस्टर जी, इसको वैसे ही छुन्ना काका बनने का बहुत शौक है। बात करने का मकसद ये है कि आप यहाँ शादी ना करें, किसी हाल में करें ना शादी। हाँ क्यों ना करें शादी, यहाँ पहले थोड़ी शादियां होती हैं। आपको प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हमसे पूछें भाई साहब। यहाँ जो गंद और हड्डियां बिखरी होती है ना, हम जैसे सुबह जो वॉक करने आते हैं ना, फिर जख्मी होके यहाँ पड़े होते हैं। हाय, ओ खावर साहब, वो भी कहो ना, हाय खालू जी। तुम छोड़ो इन बेवकूफों की बातों को, शादी का अरेंज करते हैं, चलो। हाय, एक मिनट, आप लोग जरा तशरीफ रखिए। आ जाए हाँ जनाब, तशरीफ रखें। माशाल्लाह। थैंक यू। नहीं, कोई थैंक यू की बात नहीं, यहाँ अक्सर परिंदे बैठते हैं। भाई साहब, मुझे एक बात बताइए कि बाग में शादी करना लाजिम है? ये तो उस दौर में होता था जब शादी हॉल का रिवाज नहीं था, हाँ। जब बागों में, मोहल्लों में, मैदानों में शादियां होती थी। बिल्कुल। ओ मेरे भाई, मेरी बहन, आज जगह जगह मार्की हॉल अवेलेबल है, आप उन्हें बुक कराएं। इस पार्क में शादी करके इसका क्यों बेड़ा गर्क करने पे तुले में? मेरा ख्याल है ये इसलिए बाग में आए हैं कि इन जैसी चीजों की शादी अक्सर घोंसले में होती है। एक्सक्यूज मी, देखें जी, शादी हाल में तो शादी करने का मजा ही नहीं है। ना वहाँ पे आतिशबाजी कर सकते हैं, ना बैंड बाजा अंदर आ सकता है, और दूल्हा दुल्हन की एंट्री का भी मजा नहीं आता है। हमने तो यहाँ पे बग्गी बुक की हुई है, जो बाग के गेट से लेके यहाँ तक दूल्हा दुल्हन को बिठा के लाएंगे। फिर वीडियो बनेगी, और क्या खूबसूरत वीडियो बनेगी। हाय, और सबसे बड़ी बात यह है कि शादी हाल में बंदा हवाई फायरिंग भी नहीं कर सकता। इत्थे रख बेटे, यहाँ पे भी अगर आपने हवाई फायरिंग की ना,
तो आपका दूल्हा सीधा जेल जाएगा। हाँ जी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। मेरा ख्याल है इन्होंने शर्रे वाली बंदूक से वाई फायरिंग कर दी। ओ बीबी, चले आप लोगों को तो मजा आ जाएगा, लेकिन आपकी शादी के बाद जो गंद यहाँ पे आप लोग डाल कर जाएंगे, जो कूड़ा करकट बिखरा होगा, जो हड्डियां यहाँ बिखरी होंगी, जो यहाँ पे रोटी के टुकड़े बिखरे हुए होंगे, जो घास का बेड़ा गर्क हुआ होगा, और इन सब चीजों की वजह से ये जो बुजुर्ग यहाँ आते हैं सैरो तफरी के लिए, जिस परेशानी का उनको सामना करना पड़ेगा, हाँ। आपने ये सोचा है कि आपकी छोटी छोटी खुशियों की वजह से इन सबको कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स पेश आ सकती हैं? गुड फरीद साहब, आपने सारी बात अच्छी की है, मगर बुजुर्गों के साथ उन नौजवानों का आपने जिक्र नहीं किया जो इस पार्क में आते हैं। वो 1 बजे छुट्टी के बाद आते हैं। ये भी नौजवान है, इन्हें 6 पैक इकट्ठे करके एक ही बनाया है। माफ कीजिएगा, हम शादी के बाद सारी जगह की सफाई करवा के जाएंगे। माफ कीजिएगा, शादी की तकरीब के बाद आप सब ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे गधे के सर से सींग। हाँ। मेरा ख्याल है ये गधे वाला मुहावरा इनके लिए ज्यादा है। आप ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे हुद के सर से ताज। ओहो, छोड़ो इनकी बातों को, जगह फाइनल है, चलो चल के परमिशन लो। ओए। ओ जी खावर साहब, हाँ। ए हुण अगले विआह ते तानू सज्जे पैर झड्डी चुभनी जे। यार हड्डियों के रोने को छोड़ो, ये सोचो कि इनकी शादी का मेन्यू क्या होगा। क्या बात है। और तैमूर साहब खाने के मेन्यू को इतने शौक से देखते हैं जैसे मेहनत कश अपने बच्चे के स्कूल का रिजल्ट देखता है। लो जी, जिस दिन इस बाग में कोई शादी होती है ना, तो तैमूर साहब सुबह की बजाय रात को वॉक करते हैं, और वॉक भी 2 पीस पहन के करते हैं। अगर कोई बारात वाला पहचानने से इनकार कर दे तो उसको कहते हैं मैं इस बाग का मैनेजर हूँ। यार वो कैंटीन से यही मिला, ये पी लो। और चलेगा यार, चलेगा। शेख साहब, हा उधर यार मेरा ख्याल है खावर साहब को दो, उनको चोट लगी हुई है। हाँ लो जी खावर साहब। औरा फड़ाओ, ओ कड़ा ट्राली थले आ गया है। वाह तैमूर साहब, जिस तरह खवातीन नहीं विंडो शॉपिंग करती, चीज खरीदती नहीं है, सिर्फ रेट पूछ के चीज देख के निकल जाती हैं, इसी तरह माशाल्लाह तैमूर साहब विंडो लंच और विंडो डिनर करते हैं। फुल खाना खाया भी हो ना तो हर रेस्टोरेंट में जाके सारा मेन्यू पढ़ के उसके रेट देख के निकल जाते हैं। फरीद साहब, आप सहाफी हैं, आप इस इशू को उजागर करें। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसकी परमिशन ही ना दे। ये जो स्कूलों की, ये बागात की, पार्क की परमिशन देते हैं, भाई ये शादी हाल किस लिए बने हैं, उधर जाके करें। अब इनकी आतिशबाजी और बग्गी की एंट्री के लिए अपने बागात बर्बाद करा ले। अरे वाह, मुझे लगता है हड्डी ज्यादा जोर से चुभी हुई। तो यार उजागर क्या करें, हुकूमत को नजर नहीं आता, कानून को नजर नहीं आता। मुझे याद है ये अभी जुलाई 2023 में सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह फैसला था कि पार्क्स को, ग्रीन एरियाज को प्राइवेट इस्तेमाल या मुनाफाखोरी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मगर प्राइवेट तो इस्तेमाल हो रहा है अभी भी। भाई यही तो मसला है कि हर दौर में ताकतवर आदमी अपनी मनमानी करता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अक्सर ऐसा देखने में आया कि कोई माड़ा आदमी इस तरह का को अरेंज करे ना जी, मोहल्ले की ग्राउंड में या किसी पार्क में, तो इर्द गिर्द के लोग बोल पड़ते हैं, वो खुद उसे मना करना शुरू हो जाते हैं। मगर कोई तगड़ा बंदा अगर कर रहा हो तो सारे कह रहे होते लो जी चोरी साहब दा ब्याह है, सारे नहीं जाना जी। उस वक्त उसकी मर्जी में, उसकी ख्वाहिश में, उसकी शादी में शामिल खुद हो रहे होते हैं। बिल्कुल। यार क्यों खाम खा इतराज कर रहे हो, ये छोटी छोटी खुशियां तो लोगों को हासिल करने दो। वाह तैमूर साहब, ये छोटी छोटी खुशियां हासिल करते करते आप इतने बड़े हो गए हैं। अब भी यहाँ शादी होती है ना जी, तो सारी हड्डियां इकट्ठी करके अपने पास रख लेता है, और ऐसे बैठा होता है जैसे स्टेट बैंक का मैनेजर अपनी सीट पे बड़ा जमान हुआ है। ओ तैमूर साहब, इन छोटी छोटी खुशियों से नुकसान बहुत बड़ा हो रहा है। ओ हजूर, ये यहाँ ही हम लोग ही नहीं समझ रहे, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया के आप किसी कोने में, किसी मुल्क में चले जाएं, किसी पार्क में, किसी बाग में, किसी ग्रीन एरिया में, आपको कभी को खाने पीने की चीजें बिखरी हुई नजर नहीं आएंगी।
अगर कोई बैठ के कुछ ऐसा करता है तो सारा बेहतरीन साफ करके हर चीज उठा के तो फिर वहां से जाता है। बिल्कुल। लोग अपने पार्क की, अपनी ग्रीन एरिया की इस तरह हिफाजत करते हैं, उन्हें ऐसे साफ रखते हैं हाँ। जैसे हम लोग अपने घरों को साफ नहीं रखते। वाह, बिल्कुल सही। लोग मोहब्बत करते हैं ना जी, उनके सिर्फ अपनी चारदीवारी के अंदर ही अपनी मलकियत नहीं है, हाँ जी। उनके लिए पूरा मुल्क उनकी अपनी मलकियत है, यहाँ उनका अपना है। शेख साहब, लापरवाह कौम है हम। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, लापरवाह तो हम हैं। मैंने यहाँ आके कई मर्तबा देखा है कि हड्डी के ऊपर कितनी सारी बोटी लगी होती है और वो यूं ही फेंकी होती है। ओए तैमूर, जी जी। ओए ओ सुट्टियां बोटियां ना वेखिया करो, जिन्ना दा हिस्सा हुंदा ही। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। अजीजी क्लासिकल चलेगा? क्लासिकल तो बड़ा नफीस डांस होता है, आप अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक सपेरा डांस करें। ये अजीजी, क्या खबर लेकर आए हो आज? लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की खबर आपको ना हैरान करेगी और ना ही परेशान करेगी। आपको ये खबर आज बहुत खुशी देगी। वाह। आप अपने अपने ढोल सीधे कर लें और लुडियां डालने के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन आज अजीजी मैं लुड्डी नहीं डाल सकता। आज क्या, आप सारी जिंदगी नहीं लुडी डाल सके। मुझे अच्छी तरह याद है कि आपने अपने बड़े भाई की शादी पे लुडी डाली थी तो लड़की वालों ने बारात वापस भेज दी थी। उन्होंने कहा था कि असी ब्याह दे चक्कर च अपने वेड़े ते टैलां लवाइयां सन, तो असी सारा वेड़ा ही पुट मारे अजीजी क्लासिकल चलेगा? क्लासिकल तो बड़ा नफीस डांस होता है, आप अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक सपेरा डांस करें। ओ यार, खबर सुनाओ। खबर यह है जी कि बैनुल अक़वामी मंडी में बासमती चावल पर पाकिस्तान हक़ मलकियत जीत गया। भारत को शिकस्त। मारूफ ताजरों ने तारीख खंगाल कर साबित कर दिया कि बासमती पाकिस्तानी इलाके की पैदावार है। यहाँ पे बनता है मुबारक, चकोर दा बच्चा भी नच पिया। कैसी खबर सुनाई है आपको? वाह वाह वाह। देखो जरा, ये सब जानते हैं, पूरी दुनिया को पता है बासमती चावल जो है वो हमारा है। और भारत की चालाकी देखो, अपना लेबल लगा के तो उसको मार्केट में इंडियन चावल के तौर पे बेच रहा है। बिल्कुल। अच्छा, ये तो बताओ, पाकिस्तान ये मुकदमा जीता कैसे? जी, वो क्या कहते हैं कि झूठे को एक ना एक दिन शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, लिहाजा भारत अब उठाए शर्मिंदगी। देखो ना जरा, प्रोडक्ट हमारी, लेकिन बासमती की आलमी मार्केट 27 अरब डॉलर पहुंचने की तवक्को पर भारत पाकिस्तानी मार्केट पर कब्जे का ख्वाब देखने लगा। लेकिन हमने ख्वाब की जगह उसको दिन में तारे दिखा दिए। अब अपनी तरफ से भारत ने बड़े सबूत पेश किए जी कि ये तो 1965 से वो बासमती बरामद कर रहा है जी। अच्छा। लेकिन तब खसियानी बिल्ली खंबा नोचने लगी जब पाकिस्तान ने ये सबूत रखे कि भाई जी एक मिनट, हमने तो 1960 में यूरोप और खलीजी मुमालिक समेत तमाम मुल्कों को बासमती बरामद की हुई है। आप 65 की बात कर रहे हैं, अही 60 नू अपना बेच दे रहे हैं। बल्कि अल्लाह का शुक्र करे भारत के गोगा गवाही के तौर पे उधर नहीं गया, क्योंकि गोगा माशाल्लाह 1960 में जब पैदा हुआ था तो इसने बासमती चावल की बिरयानी 2 प्लेटें गुड़ती के तौर पे खाई थी। यार अजीजी, गलत बात मत करो, 2 प्लेटें नहीं थी, 1.5 प्लेट थी। झूठ बोल रहे हो, 2 प्लेटें मंगवाई गई थी, आप लोगों ने फिर अस्पताल के पैसे नहीं थे दिए, फिर डॉक्टर ने आधी प्लेट फीस के तौर पे खो ली थी। अच्छा, मोदी की चालाकी देखो जरा, हाय हाय हाय, कि दूसरे की प्रोडक्ट पे अपना लेबल लगाकर रौला डाल देता है, साड़ी ये साड़ी ये साड़ी ये। लेकिन हकायक तो नहीं छुपे रहते, वो तो सामने आते हैं। और बात सिर्फ बासमती चावल तक ही महदूद नहीं है, पूरी दुनिया में पाकिस्तानी मसाला जात की जो मांग है उसमें भी भारत कहीं
हमारा मुकाबला नहीं करता, वहां भी यही चालाकी लगाता है कि मसाले हमारे हैं, यानी मसाले साढ़े तो उत्ते लेबल अपना ला के बेच रहे हैं। आप देखें ना कि ये जो पिंक साल्ट है, ये पूरी दुनिया को पता है कि ये हमारे यहाँ ख्योड़े से निकलता है। और आपको ये मालूम है कि ये बतौर इंडियन साल्ट बेचा जा रहा है। और की अब अल्लाह का शुक्र है कि दुनिया को आहिस्ता आहिस्ता समझ आ गई है कि जो जायका पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स में है उसके मुकाबले में भारतीय प्रोडक्ट्स ऐसे ही हैं जैसे बेहतरीन साग घोट के अगे रखे हुए ते नाल को बंदा पट्ठे उबाल के ले आवे, लो जी ये भी खाओ। इसीलिए तो फिर उन्होंने महसूस किया है कि ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स जो हैं खाने पीने वाली, इसका मुकाबला तो नहीं किया जा सकता, फिर दो नंबरी करिए। उन्होंने हमारी प्रोडक्ट अपने नाम से बेचनी शुरू कर दी। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि क्लासरूम में एक गोगे जैसा बदमाश टाइप बच्चा हो और किसी माड़े बच्चे का लंच बॉक्स खो के तो रौला डाल दे कि ये मेरी मामा ने मुझे दिया था। यार अजीजी वैसे तुम काफी सियाने हो। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। ये मेरा ख्याल है सुहेर का 11वां बंदा है जिसने मुझे ये कहा है। मैं ये पूछना चाह रहा था कि भारतीय चीजों में जायका क्यों नहीं होता? असल में बात ये है कि जो मोदी की जहर आलूद पॉलिसियां हैं ना, उनका जायका उसमें शामिल हो जाता है, इसलिए उनके प्रोडक्ट का जायका फेंका हो जाता है। हाँ, नीयत की बात है ना। सही बात है। जब आपने नीयत ही 2 नंबर रखनी है तो जायका तो फिर रब खुद ही छीन लेता है। अजीजी मैं भी ये सोच रहा था कि जो बासमती में खुशबू है वो तो पूरे हिंदुस्तान में खुशबू नहीं है। बिल्कुल। सो मैं ये कहूंगा कि मोदी साहब अपनी इस तरह की 2 नंबरी पॉलिसियां छोड़ के तो सीधे रास्ते पे पड़े। अब देखना ये क्रिकेट टीम अब उसने यहाँ आने से इनकार कर दिया। यार न्यूजीलैंड इत्थे खेडन डे है, साउथ अफ्रीका इत्थे खेडन डे है, वेस्ट इंडीज इत्थे खेडन डे है, ऑस्ट्रेलिया इत्थे खेडन डे है, सारे इत्थे खेड रहे ने। इंग्लैंड जो सबसे नाजुक टीम है जिन्होंने क्रिकेट शुरू की, देखो वो आके खेड गए हैं। जी। ओ भाई जी आपको क्या तकलीफ है? इतने कौन से आप नाजुक परियां हैं जिनको यहाँ पे खतरा है और आप यहाँ आते नहीं है। असी जी खेडांगे तो फिर साढ़े नाल दुबई आके खेड लो, वरना ही नहीं खेडना। जिस तरह कमजोर बच्चा नहीं कहता आहो परली गली चो फिर मैं तेन दसना। जी गोगा मेरे नाल लड़ पिया, मैं कहा आ साडी गली च तेनू पुछ लैने आ। भाई सची मुची आ गया। फिर असी ये अगे एडी चौलों की परात इन्ना रहता रखिया, जो है खा पी के डिग पिया तो फिर असी कुटन लग पे। हमेशा तू खुराक कथो ही जलील हो। अजीजी ये जब से मोदी आया ना उस वक्त से ये इंडियन लोगों के दिमाग में ना ये जहर भर गया है पाकिस्तान के खिलाफ। हाँ जी, चूंकि उसकी सारी पॉलिसियां ही इस तरह की थी, मुसलमानों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। वो तो अल्लाह ने उन्हें वज़ीर आज़म बनाता है। बिल्कुल। हालांकि आप अगर उसे गौर से देखें, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ बड़ी तरक्की कर जाए ना तो लारी अड्डे का मैनेजर लग जाता है। और आम बंदे ਨੂੰ सिर्फ उदों पता लगता है ਜਦੋਂ ड्राइवर ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ कि भाई जी थोड़ी देर बस होर रोक लवो, कहंदा नहीं यार ਜਿਹੜਾ मैनेजर है ना वो बड़ा डाडा, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ। इंज दा बंदा सिर्फ अपने पुत्र की दुकान खोलदा, जो पुत्र दुकान ते आइए तो आप घर आके सौ जांदा। या बहुत लंबा चौड़ा कारोबार करे तो मोढे ते धोतियां रख के बेचदा है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦੇਸੀ ਅੰਡੇ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। इंज दा बंदा इलैक्ट्रीशियन हुंदा ते दंदा ना तार छिलदा ते पता लगदा ओदी जिंदगी दा आखिरी कनेक्शन। मुझे ऐसे बंदे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। ऐसे बंदे गरीब इलाकों में गोरा रंग करने वाली 2 नंबर क्रीमें बेचते हैं। हो ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। ये बाकी सारों का गुस्सा ठंडा हो सकता है, तुम्हारा नहीं ठंडा हो सकता। सर वैसे दूसरे ममालिक के लोग ही उससे तंग नहीं है, उसके अपने मुल्क के जो लोग हैं ना वो भी उससे तंग है। हाँ, ये तो अल्लाह का शुक्र करे वज़ीर आज़म बन गया, सरकारी गाड़ी मिल गई है। वरना मुझे किसी ने बताया था इसे वज़ीर आज़म बनने से पहले तक मोहल्ले में साइकिल भी किराए पे नहीं थे दे। नाज़रीन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। फरीद साहब, हम आपके पास एक इल्तिजा लेके आए हैं। इल्तिजा कहने की क्या जरूरत है मजीद साहब, आपकी आवाज ही इल्तिजा वाली है। आप बात करें, फरीद साहब समझ जाएंगे कि इल्तिजा हो रही है। नाज़रीन आज हमारे दरमियान मुख्तलिफ स्कूलों के असातिज़ा कराम मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी जनाब। फरीद साहब, मैं
अपनी गुफ्तगू का आगाज इस शेर के साथ करूंगा। खत्म है नेमतें ईवानों के शहजादों पर, खत्म है नेमतें ईवानों के शहजादों पर, बर्क गिरती है तो हम जैसे ही उस्तादों पर। वाह वाह। मजीद साहब शेरो शायरी बाद में कर लेना, पहले काम की बात कर लो, जिस काम के लिए हम आए हैं। भाई जिस काम के लिए आए हैं, जिस मकसद के लिए आए हैं, ये शेर उसी में फिट हो रहा है। और मुझे भी पता है मैं यहाँ पे कोई मुशायरे में नहीं आया हुआ। फरीद साहब, हम आपके पास एक इल्तिजा लेके आए हैं। इल्तिजा कहने की क्या ज़रूरत है मजीद साहब, आपकी आवाज़ ही इल्तिजा वाली है। आप बात करें फरीद साहब समझ जाएंगे कि इल्तिजा हो रही है। आप तो किसी के घर वैसे ही जाएं तो वो समझते हैं कि रिश्ता मांगने आए हैं। हमारी झोली में अपनी बच्ची डाल दें, आपकी बच्ची को कोई तकलीफ नहीं होगी, हमेशा खुश रहेगी। ओहो भाई, ये कहना पड़ता है कि इल्तिजा है हमारा। हजूर देखिए, हम इल्तिजा ये करने के लिए हाजिर हुए हैं जी कि असातिज़ा के साथ इन हुक्मरानों ने जुल्म व सित्म रवा रखा हुआ है। हाँ जी। आप देखिए कि छोटी छोटी बातों से सैकड़ों असातिज़ा को नौकरी से निकाल दिया गया है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा जुल्म है, ये ज़्यादती है, ये अब असातिज़ा का रिस्क छीना गया है, उनके बच्चों का दूध छीना गया है, और उनकी बेगमात की शॉपिंग छीनी गई है। मजीद साहब, ये बीवियों की शॉपिंग का क्यों कह रहे हैं? देखो, खामन सबसे ज्यादा मजलूम बीवी की शॉपिंग के हवाले से माना जाता है। लेकिन मजीद साहब, हमारी बीवियों ने क्या शॉपिंग करनी है? पुराने कपड़े और पुरानी जूतियां देकर बर्तन ले लेती हैं। वो जब बर्तन पुराने हो जाते हैं तो बर्तन दे के बच्चों को पतीसा ले देती हैं। ये भी आप नोट कीजिए कि हमारे बच्चों का पतीसा छीना जा रहा है। अब देखें ना, पिछले साल वादियों के सीजन में मैंने चंद छुट्टियां क्या कर ली, हुकूमत ने मेरी तरक्की रोक ली। आप बताएं ना, इनके गांव में जिसके पास थ्रेशर मशीन नहीं है, वो इन्हीं से थ्रेशर मशीन का काम लेगा ना। तो तरक्की भी आपने कितनी कर लेनी थी? आपने कौन सा पायलट बन जाना था? इनकी तरक्की होनी चाहिए जी, ये तरक्कियों का डक्का है। इनके पीछे कई तरक्कियां रुकी हुई हैं। इश्तियाक साहब, आपकी तो तरक्की रुकी हुई है, मेरी तो सर्विस में से 1 साल जब्त कर लिया है। अब देखे कितनी ज्यादती है। ऐसा शख्स जिसको अल्लाह ताला ने पहले ही चंद सांसें दी हुई हैं, उसकी उन चंद सांसों में से भी 1 साल जब्त कर लिया जाए तो बाकी बचता क्या है? मेरा ख्याल है कि आप लोग असातिज़ा कराम के खिलाफ कायम किए जाने वाले उन 881 केसेस की बात कर रहे हैं, लेकिन हुजूर ये सारी कार्रवाई एक तरफा तो नहीं हुई ना। तमाम तर केसेस को, तमाम तर हकायक को सामने रखते हुए, तमाम तर सबूत के साथ ये कार्रवाई की गई है। वो जी, कौन से सबूत, कौन से हकायक? अगर लेक्चर के दौरान आपकी भाभी का फोन आ जाए तो बंदा फोन भी ना सुने। अब आप बताएं, वो नाक बहते हुए बच्चे आपकी भाभी से अहम है? नहीं जी नहीं, भाभी का फोन बहुत आम है। अल्लाह आपका भला करे, अगर वो फोन सुनते हुए ऊपर से मॉनिटरिंग टीम का कोई बंदा आ जाए, वो केस बना दे, तो ये कहाँ का इंसाफ है? ओ जी चलो, मेरा तो 1 साल जाया हुआ है, बीवी का फोन अगर बंदा ना सुने तो वो तो सारी सांसें जब्त कर लेती है। तो शमस साहब, आप पर एक्शन बीवी का फोन सुनने पे लिया गया है? और नहीं जी नहीं, बीवी का फोन तो चले चंद सेकंड के लिए सारे ही सुन लेते हैं जी। बस शोमोई किस्मत, मॉनिटरिंग टीम का छापा उस दिन पड़ा जिस दिन भाभी हमारी का फोन आया और ये क्लासरूम में थे। इन्होंने फौरन फोन कान से लगाया,
भाभी हमारी ने बात लंबी कर दी और ये फोन कान के साथ लगाए लगाए बात करते करते घर पहुंच गए। मॉनिटरिंग टीम वालों ने पूछा बच्चों से कि आपके टीचर कहाँ हैं? उन्होंने कहा जी के फोन सुनते हुए बाहर निकले थे। मॉनिटरिंग टीम क्लास से बाहर निकली, उन्होंने सारा स्कूल छान मारा मगर मौसूफ मिले नहीं। फिर स्कूल के गेट कीपर ने बताया कि शम्मद साहब कान को फोन लगाए लगाए साइकिल पे बैठे बाहर चले गए हैं। मॉनिटरिंग टीम जब घर पहुंची तो इनकी जगह हमारी भाभी के हाथ में डंडा था और ये स्टूडेंट की जगह कान पकड़े हुए थे। तो शम्मद साहब इतना लंबा फोन आप क्यों सुनते हैं कि घर पहुंच जाएं बात करते करते? एक्चुअली आपकी भाभी इतना प्यारा बोलती है ना कि फोन बंद करने को दिल ही नहीं करता। ऐसे बोलती हैं जैसे लता रफी को कुछ कह रही हैं। वाह वाह। भाभी तो चले लता मान लिया, साथ आपने रफी का भी सत्यानाश कर दिया। और क्या लता की चाहत फतेह से बात करा दूं? बात ये है कि ये जो छोटे छोटे डोमेस्टिक वायलेंस हैं इनको नजरअंदाज करना चाहिए। आखिर टीचर भी इंसान होते हैं, इनकी भी एक घरेलू लाइफ होती है, इन्हें भी अपनी बीवी के सामने जवाबदेह होना होता है। सिर्फ ऑफिसर्स ही नहीं अपनी बीवियों से बेइज्जत होते, टीचर्स बेचारे भी इंसान हैं, इनके साथ भी वही कुछ होता है जो बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ होता है। बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप। अपनी घरेलू जिंदगी को पेशावराना जिंदगी से अलग रखें। और फरीद साहब कैसे अलग कर दे? बीवी 24 घंटे बीवी ही होती है। शादी पे थोड़ा खर्चा होता है। अगर स्कूल के 8 घंटे में से बीवी को निकाल देंगे तो लाखों का नुकसान है। तेरे बिना यूं 8 घंटे बीते जैसे सदियां बीत गई। ये देखे जरा कैसे गाने गा रहे हैं। मैं असल में हफ्ते में 2 दिन म्यूजिक भी पढ़ाता हूँ। आपके स्कूल में म्यूजिक सिखाया जाता है? जी हाँ, सिर्फ चिमटा। दरअसल गांव के स्कूल में पढ़ाते हैं ना जी, तो गांव का देसी साज तो चिमटा ही है जी। वैसे भी ये चिमटे के माहर हैं। गर्मियों की 3 महीने की छुट्टियों में शम्मद साहब मेले में मौत के कुएं पे चिमटा बजा के अपना साल का खर्चा पूरा करते हैं। फरीद साहब एक दफा शम्मद साहब का तबादला रेगिस्तान में हो गया। वहाँ ये बच्चों को बीन भी सिखाते रहे। और अपनी इस तैनाती के दौरान इन्होंने 65,000 का जहर भी इकट्ठा कर लिया था। देखे मैं हराम नहीं खाता। हाँ, खर्चा पूरा करने के लिए एक छोटा मोटा साइड बिजनेस कर लेता हूँ। ओ जी, इनके इल्जामात तो अपनी जगह पे। मेरा 1 साल तो सिर्फ इसलिए जब्त कर लिया गया है कि क्लास में मुझे बच्चे बहुत सख्त तंग करते थे, तो मैंने उनको सुधारने के लिए मौला बख्श का सहारा लिया है। अब आप देखें कितनी ज्यादती है। ये शख्स जो आपके सामने बैठा हुआ है जी, ये अगर डंडा उठा भी लेता है तो फुल जोर से भी मारेगा तो कितना को लगेगा? अक्सर इनके अपने पाँव पे लग जाता है डंडा। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को इन हकायक को भी मद्देनजर रखना चाहिए। ये देखना चाहिए कि डंडा तगड़ा है या टीचर तगड़ा है। अच्छा, ये भी एक मजे का खेज सूरत-ए-हाल बनी हुई है पाकिस्तान में कि बच्चों को आपने मारना नहीं है बल्कि प्यार से हैंडल करना है उन्हें। हाँ जी। अब गुज़िश्ता दिनों पेशावर में इसी तरह का एक वाकया सामने आया जहां एक टीचर बच्चों की शरारतों से बहुत तंग था। अच्छा। अब वो टीचर बेचारा बच्चों को मार तो सकता नहीं था, मरता क्या ना करता। वो पुलिस के पास गया और वहां जाके उसने दरख्वास्त दी कि इन बच्चों का कुछ किया जाए। पुलिस वालों ने कहा कि इन बच्चों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई तो नहीं की जा सकती है। उन्होंने एजुकेशन ऑफिसर को कहा कि आप आए और इस मामले को रफा दफा करें, सॉल्व करें। एजुकेशन ऑफिसर ने बच्चों के वालिदैन को बुलाया और यह मामला उनके सामने रखा। फिर बच्चों ने उस उस्ताद से माफी मांगी, तब जाके मामला रफा दफा हुआ।
और जी रफा दफा क्या होना है मामला, जब स्टूडेंट्स के वालिदैन चले गए और एजुकेशन ऑफिसर भी तशरीफ ले गए तो स्टूडेंट्स ने फिर उस्ताद के सामने खड़े होके करना शुरू कर दिया। फरीद साहब, हुकूमत को इस बात का अदराक होना चाहिए कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। भाई आप स्टूडेंट की बात करें, आप भूत कहां से बीच में ले आए? अब देखो ना, मुझे जबरी रिटायर इस वजह से किया जा रहा है कि जी आपके क्लास का रिजल्ट ठीक नहीं है। मैं दिन रात में पढ़ा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, अगर क्लास का रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तो फिर क्या वजह है? और भाई मैं ब्लैक बोर्ड पे चाक खत्म कर रहा होता हूँ और स्टूडेंट मोबाइल गेम पे दुश्मनों के फौजी खत्म कर रहे होते हैं। मगर भाई साहब, आपके ट्यूशन सेंटर में तो एक भी बच्चा फेल नहीं होता, उसका रिजल्ट 100% होता है। तो फिर स्टूडेंट के वालिदैन को भी तो चाहिए ना कि जो बच्चे फेल हो रहे हैं उनको भी मेरी ट्यूशन सेंटर में भेजें। आपको बिल्कुल ठीक जबरी रिटायर किया जा रहा है। लो देखा मजीद साहब, ये महकमा तलीम का बेड़ा गर्क इसीलिए हो रहा है कि ये सहाफी भी गवर्नमेंट से मिले हुए हैं। एक मिनट, आप पे क्या इल्जाम है? बेफजूल लेट आने पे मुझे इतनी दूर उन्होंने ट्रांसफर कर दिया जनाब। तो क्यों आते हैं लेट जनाब? ओ भाई, मैं बिला वजह कभी भी लेट नहीं हुआ। वैसे इस बात के तो हम भी गवाह हैं कि शेर जमान साहब इंतहाई जिम्मेदार आदमी हैं। अच्छा। ये सिर्फ एक वजह से ही लेट होते हैं, चूंकि साइकिल पे स्कूल आते हैं। जिस दिन मुखालिफ सिमत में हवा चल रही हो उस दिन लेट हो जाते हैं। तो भाई ये तो एक कमजोर से इंसान है, आपको मालूम है मुखालिफ सिमत में हवा हो तो जहाज भी लेट हो जाता है। और जुल्म ये है कि उस इलाके में इनका तबादला किया गया है जहां वो औरत रहती है जिनको ये तलाक दे चुके हैं। अब उनके भाई काने के आगे ब्लेड लगाकर स्कूल के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। नहान दी तो दूर दी गल है, जो गोगो छोटा होंदा सी ना घर रौला पिया होंदा सी, ओ बच्चा साबन खा गया जी, ओ साबन खा गया, ओ खा गया साबन। नहीं, जेडे तुसी कागजी बादाम खादे ने वो भी नजर आ रहे हैं। क्योंकि गुस्सा ना किया करो, अल्लाह का शुक्र किया करो। लोगों को तो गोश्त नहीं लगता, तेनू साबन भी लगा है। गौरी साहब, मुझे एक बात तो बताएं, आप कभी शशोपंज में पढ़े हैं? हरगिज नहीं, मैं दूसरों की लड़ाई में पड़ता ही नहीं। और वैसे मुझे पता लगा कि शशोपंज कोई अच्छे लोग नहीं है। भाई जी, शशोपंज को बंदियां का नाम नहीं। शशोपंज का मतलब है कि बंदा सोचे कि यार सर्दी लग रही है, नहीं यार नहीं लग रही, ये होता है शशोपंज। ओ यू मीन डबल माइंडेड। माशाल्लाह, ये तो गोरा हो चुका है। अच्छा जी, आप हस्बे माजी के हवाले से मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। आज मैं जब घर से निकला, अच्छा, तो आपकी परजाई ने मुझे एक लिस्ट पकड़ा दी चंद चीजों की। अच्छा, ये दफ्तर वापसी ते लैके आवी नहीं तो घर वड़ी ना। यार ये हुण होर कौन जगह देगा रहना, ये को चीजें लानी पड़ेंगी। ये लिस्ट पकड़ के जब बाहर निकला तो ये 605 में पड़ गया। यार ये क्या हो रहा है, ये क्या जमाना आ गया हुआ है। पहले मैं आपको जरा वो लिस्ट की चीजें बताता हूं कि उस पे क्या क्या लिखा हुआ। जी बिल्कुल बिल्कुल। उसमें लिखा था जी, नंबर 1 सैनिटाइजर, नंबर 2 हैंड वॉश, नंबर 3 फेस वॉश, नंबर 4 नहाने वाला साबन, नंबर 5 शैम्पू, नंबर 6 मॉइस्चराइजर, नंबर 7 हेयर कंडीशनर, नंबर 8 स्किन कंडीशनर। ओ मैंने कहा इतने सारे कंडीशनर, मेरी तो ये कंडीशनर ही नहीं है कि मैं ये चीजें खरीद सकूं। नहीं तो किस लिए मंगवाई ये चीजें? मुंह धोने वास्ते। अब देखो ना जरा, अल्लाह भला करे इसका, मैं गलत बात नहीं कर रहा, टीवी अगे बैठी हुई है, तेरी मेहरबानी।
इतनी सारी चीजें यार, मुंह ही धोना ते कद ले इतना स्यापा है। हमने हर काम को, हर चीज को एवं ही इतना बढ़ा लिया हुआ है। जो थोड़े से भी पुराने लोग हैं उन्हें लगता है कि मुंह धोने वास्ते इन्नियां चीजां, पूरी दुकान खरीद के मुंह धोना है यार। मैं लिस्ट पकड़ के सोचना शुरू हो गया कि माजी में ये सारे काम जो हैं ये कोई चीज करती थी, कनाली वाला साबन, जो हमारी अम्मियां दादियां और खास तौर पे जो बेचारे वेले मुंडे होते थे ना, वो माँ के साथ मिल के तो डंडा पकड़ के रगड़ते थे, कोट कोट के साबन बना लेते थे। और वो दाबड़ा पूरा भर जाता था। ओदे तो ही मल मुल के कपड़े धो रहे ने, ओदे तो हाथ हुथ फेर के ते मुंह धो लिया, ओदे नाल ही नहा नू भी लिया। उसे कनाली च गोगा नहा रहा ते लगदा छोटा पांडा खेडन दे नहान दी तो दूर दी गल है, जो गोगा छोटा होंदा सी ना घर रौला पिया होंदा सी, ओ बच्चा साबन खा गया जी, ओ साबन खा गया, ओ खा गया साबन। नहीं, जेडे तुसी कागजी बादाम खादे ने वो भी नजर आ रहे हैं। क्योंकि गुस्सा ना किया करो, अल्लाह का शुक्र किया करो। लोगों को तो गोश्त नहीं लगता, तेनू साबन भी लगा है। साबन खा के जो मुंह चो झग निकलती सी, खाला होरी कहंदे सी परे होइयो इनू हजम हो गया। ये तो बड़ी अल्लाह की रहमत होती है कि बंदे को जो भी खाए वो लग जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, लकड़ी भी खा जाता ही निकल। यार ये दाबड़े वाले साबुन से नहाना मुझे नहीं याद। हाँ, एक ही साबुन होता था, उसी से सब नहा भी लेते थे, मुंह धो लेते थे। ये शैम्पू वैम्पू नहीं होता था। हाँ जी, हाँ जी, एक ही साबन से नहाया जाता था। दाबड़े वाले साबन के बाद बाकायदा नहाने वाला साबन भी आ गया। और ज्यादा से ज्यादा ये होता था कि माएँ अगर देखती थी किसी के कोई फिंसी फोड़े निकले हुए या कोई स्किन खराब है, तो पानी में नीम के पत्ते उबाल के तो वो पानी ठंडा करके तो उससे नहला देती थी। वो जरासीम मर जाते थे उसके साथ। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ये एलोवेरिया का पता चला है ना जी, तो उससे खुशबू वाला साबन बनना शुरू हो गया। और फिर लंबे अरसे तक खुशबू वाला साबन चले है, और वो भी एक ही साबन होता था। अब तो साबनों के रंग, साबनों के मुख्तलिफ नाम, मुख्तलिफ कंपनियां, और फिर उसके फायदों की एक लंबी गिनती। पहले ऐसा नहीं था होता, बल्कि अगर किसी को साबन नहीं मिलता था तो मुझे ये भी याद है, मैंने खुद देखा हुआ है गांव में। और यार मिट्टी मुंह पे मान के मुंह धो लेते थे। हाँ जी, हाँ जी, आप पूछो गौरी को। मुंह हर हालत में धोना चाहिए, आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं। जी, मगर चेहरे की इतनी फिक्र पड़ जाना कि सैनिटाइजर अलग, हैंड वाश अलग, फेस वाश अलग, नहाने वाला साबन अलग, बालों को नतारने का शैम्पू अलग, नखारने का कंडीशनर अलग, फेस ब्यूटी क्रीम अलग, खुश्की दूर करने वाली क्रीम अलग, चकनाई दूर करने वाला पाउडर अलग। हाय यारे, मुंह ढा के बना दे, इन्ना मसाला, इन्ना मसाला। मुंह धो रहे हो या हांडी पकाउन डे? मुझे याद है कि एक ही साबन से नहाना और सरसों का तेल सर पे मल लेना। अगर मुंह पे खुश्की हुई हुई है तो वही तेल वाले हाथ मुंह ते भी मल लेने। वाह वाह, कहता बच्चे चमकते फिरते हन गली मन से। अजीजी उतो खिच के सुरमा पाया हुंदा सी, लगदा सी जंगली फिलियां फिर रही ने। छोटे बच्चे लगते सन। तू जो सुरमा पा के निकलता है तो सारे पुछते हैं कि यार गोगे और ने वैड़ा ले लिया। अच्छा, एक और आपको हंसी वाली बात याद कराऊं। और किरण, तुम लोग हंसोगी चूंकि आप लोग मेकअप वाली बच्चियां हो। मुझे याद है कि चूंकि मक्खन शक्खन और देसी घी इस्तेमाल होता था खानों में जी। जब देसी घी वाली रोटी या को मक्खन शक्खन खाते थे ना जी, तो वो हाथों को लग जाता था। तो वो जब रोटी खत्म हो जाती थी तो हाथ इंज करके मुंह ते भी फेर लेंदे। जे किसी ने मक्खन दे उत्ते चीनी भी पाई हुंदी सी तो सारा मुंह ही मिठा हो जाता सी। और उस भाई दे मुंह तो सारा दिन मक्खियां नहीं सन उड़दी। क्यों ढूंढ रहे हो भाई? ये है। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।